प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सॉलिड में किसके चलते होता है? इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का मूवमेंट है। एक तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मूवमेंट। ऑर्बिटल मूवमेंट, ठीक है। चारों तरफ ये जो है न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मूवमेंट। ये जो घूमता है ना, तो इसके परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑर्बिटल मूवमेंट। दूसरा क्या होता है कि जब ये ऑर्बिटल मूवमेंट ऐसे करते रहता है ना, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, स्पिन करता है। जैसे अर्थ के पास दो तरह का मूवमेंट है ना। अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है ना, और फिर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, स्पिन करता है। तो अर्थ जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है और एक ही डायरेक्शन में वो रिवॉल्यूशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो दोनों डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अर्थ का सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, अर्थ जो है दोनों ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में करता है। रोटेशन भी एक ही डायरेक्शन में है, रिवोल्यूशन भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों ही तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बैलेंस में है। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करेगा। कोई क्लॉकवाइज में स्पिन किया तो कोई एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करेगा। समझ गए ना? क्लियर? हाँ, तो एक तो हो गया कि रिवॉल्यूशन के चलते हुआ और दूसरा स्पिन के चलते हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस है, तो ये रोटेट करेगा इसे अलोंग द एक्सिस, रोटेट करेगा, तो इसके चलते होगा ये हुआ गया स्पिन मूवमेंट। ठीक है, स्पिन मूवमेंट, स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में। तो जब नॉर्मली क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट नज़र नहीं आता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बटा हुआ रहता है। कुछ जो है उसमें से 50% क्लॉकवाइज में है, 50% एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। समझ गए? जहाँ पर इक्वल नंबर में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, वहीं पर ना मैग्नेटिक मोमेंट नजर आएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल मूवमेंट के चलते, स्पिन मूवमेंट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको हम लोग म्यू बी से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। स्पिन मूवमेंट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो म्यू बी से डिनोट करते हैं, और ऑर्बिटल मूवमेंट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको एम म्यू बी। एम क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये दो तरह का हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और मैग्नेटिक मोमेंट ही डिसाइड करता है कि इसमें कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। समझ गए ना? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ना। हाँ, म्यू का फॉर्मूला। तो ये क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल मूवमेंट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो m इंटू म्यू बी है। और म्यू बी क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मूवमेंट। जनरली हम लोग इसी को पढ़ते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं? इसी को पढ़ते हैं ना, म्यू बी। आया समझ में? इसका क्या होता है यूनिट? बोर मैग्नेटन होता है। तो
ये तो हमको दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया म्यू, इसका यूनिट क्या होता है बोर मैग्नेटन हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिटल मोशन लिखते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया न्यू, ठीक है। हाँ, जिस जहां के वेयर ml मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आई बात समझ में। तो ये मिल करके हमको ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट देता है और फिर उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर है। समझ में आ गया, क्लियर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर किसी भी सॉलिड में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इलेक्ट्रॉन। किसी भी सॉलिड में जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस बेसिस पर देखोगे तो सॉलिड में कितने तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर है ना, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। पहला हुआ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। दूसरा हुआ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। थर्ड हुआ फेरो मैग्नेटिज्म, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म हुआ। उसके बाद हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिफ्थ हुआ एंटी फेरी मैग्नेटिज्म। These are the type of magnetic character. These are the type of magnetic character. ठीक है, जिसमें से ये दोनों जो है ना टेम्परेरी, these two magnetism is temporary magnetism. Temporary magnetism. And यहाँ से जो है these are the permanent magnetism. Permanent magnetism. These two are the magnetism which you will experience when you put into a magnetic field, है ना।
यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कोई ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब रखेंगे तब हमको अनुभव होगा हाँ इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है। जैसे उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है या नहीं। समझ गए? मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका लॉस हो जाता है, टेम्परेरी है। दैट मीन्स इट विल शो द मैग्नेटिक कैरेक्टर टिल इट विल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म? ठीक है, if you put diamagnetic substance into a magnetic field, it will get weakly repelled. ठीक है, आई बात समझो, weakly repelled by magnetic field, weakly repelled by magnetic field. Diamagnetism, it will show, if you take the diamagnetic substance, then you will find weakly repelled by magnetic field. Magnetic field, ठीक है? And paramagnetic, if you put paramagnetic substance in magnetic field, then it will be weakly attracted by magnetic field. ठीक है, if you put this diamagnetic substance in magnetic field, then it will felt weakly repelled by magnetic field. ठीक है ना? एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तब वो वीकली रिपेल होगा। जैसे वाटर हुआ, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, वाटर, इसका एग्जांपल क्या हो गया? वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, दीज आर द एग्जांपल। ठीक है, ऐसे इसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे एट दैट मोमेंट इट विल गिव यू द वीक रिपल्सन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिपल्सन हो रहा है, मतलब क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गया। यानी इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर तब आता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ऐसे इसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे ही उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर देंगे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी लॉस हो जाएगा। इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? So all diamagnetic substance like water, sodium chloride, benzene, ठीक है, it will lose its magnetic character in the absence of magnetic field। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? अब होता कैसे है? इसमें सारा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो उसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहता है। तो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो गया? ये सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। 50% जो होगा क्लॉकवाइज होगा, 50% एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ गया? आई बात समझ में? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है ना? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए। जब तुम इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए थे तो उसमें बताए थे मैग्नेटिक कैरेक्टर जज करने के लिए बताए थे, सारा पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। आई बात समझ में? हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर जब हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब उसमें अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो
पैरामैग्नेटिक, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इफ यू गेट all the electrons paired in that electronic configuration, then it is diamagnetic substance, which is a temporary one. And if you get even one unpaired electron in their molecular electronic configuration, then it is paramagnetic substance. ठीक है? Clear? हाँ? So example: oxygen, copper ion, Cu2 plus, Fe3 plus और क्रोमियम 3 प्लस। ठीक है? ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक, है ना? कॉपर 2 प्लस, ठीक है, मतलब क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक क्लोराइड, वो सब होगा। यानी कॉपर का कंपाउंड जिसमें कॉपर का वैलेंसी 2, वो सब पैरामैग्नेटिक होगा। फेरिक आयन जिसमें रहेगा, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, है ना, फेरिक जिसमें रहेगा वो भी होगा पैरामैग्नेटिक। और ये क्रोमियम है, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है, सब क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वैलेंसी 3 है, वो सबके सब क्या होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये वीकली अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच लेगा धीरे धीरे। ठीक है? इसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फील्ड से बाहर दूर भगा देता है, फील्ड में वो रखेगा नहीं, दूर भगा देगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे अपने तरफ खींच लेगा। आया बात समझ में? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जाओ। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है। एक भी अनपेयर्ड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है? 2 अनपेयर्ड हुआ तो और ज्यादा पैरामैग्नेटिक, 3 अनपेयर्ड हुआ तो जब हम लोग अभी जो फॉर्मूला बताए थे म्यू बी, उसमें फॉर्मूला वही ना होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यूज करते हैं। स्क्वायर रूट n×n+1 यही फॉर्मूला है, याद है ना? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। हाँ, तो उसमें जो n जो रखते हैं वो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये दोनों हो गया टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। ये दोनों मतलब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर जो शो करता है वो टेम्परेरी है, टिल यू आर कीपिंग ऑल दीज सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड। वंस इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है? क्लियर? जब तक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में तभी तक वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा। वंस यू कीप आउट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी वो लॉस कर देता है। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो मैग्नेटिक कैरेक्टर विद दीज 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? आ गया समझ में? अब आता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरीमैग्नेटिक। ये 3 चीज आ रहा है। ठीक है? ये तीनों परमानेंट कैरेक्टर है। ये तीनों क्या है? परमानेंट कैरेक्टर। फेरोमैग्नेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
गैडोलियम, गैडोनोलियम की गैडोलियम, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है तो सबको याद रखा है। परमानेंट मैग्नेट देखते हैं ना, खेलते हैं हम लोग, हैं बच्चा हम खेलते थे हैं, स्पीकर तोड़ तोड़ के हैं, मैग्नेट लेके घूमते हैं, चिपकाते चलते हैं, हैं कभी खिड़की में, कभी दरवाजा में, कभी पिन में, कभी कुछ भी चिपकाते रहते हैं। तो वो उसका क्या चीज़ से बना रहता है? आयरन से, निकेल से या कोबाल्ट से, या ये तीनों का मिक्सचर भी रहता है, अलॉय बना देगा। तीनों मैग्नेटिक कैरेक्टर है। ठीक है। अब नया एक मेटल आया है गैडोलीनियम, वो भी है, और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें कौन कौन आएगा? आयरन आता है, ठीक है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड आता है, और गैडोलीनियम का पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, शायद जीडी लिखते हैं, जीडी लिखा है। ठीक है। हाँ, तो गैडोलीनियम, ये सब एग्जाम्पल हो गया फेरोमैग्नेटिक का। ये परमानेंट है। नॉर्मली ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस रहता नहीं है। जब हम इसको तैयार करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, गैडोलीनियम, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे नहीं है। जब हम इसको तैयार करते हैं, जब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके कंपाउंड से, उस समय इसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं रहता। लेकिन इसको हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे बहुत देर तक, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। जब हम उसको हटा भी देंगे तब भी उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है। किसी लोहा को मैग्नेट के कांटेक्ट में रात भर रखना, दूसरे दिन देखना वो लोहा भी मैग्नेट हो जाएगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? ये नॉर्मली मैग्नेट नहीं रहता है, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर उस समय तो आ ही जाता है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या है, दोनों वीकली है ना, ये वीकली रिपेल करता है, ये वीकली एक्सट्रैक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक जो है ना, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट, बहुत तेजी से खींच लेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा ना तो बहुत तेजी से खींचेगा लोहा को, कोबाल्ट को, निकेल को, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में वो आ जाएगा तो उसको जितना कम देर रखोगे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, ज़्यादा देर रख दोगे तो वो भी स्ट्रांग मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? पहले ये नहीं रहता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें, लेकिन इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं लंबे समय तक तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। मतलब उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड से हटा, थोड़ा देर भी रखेंगे ना, थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आ ही जाएगा। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में गया है तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आना निश्चित है। समझ गए? आना निश्चित है, आएगा। थोड़ा देर रखेंगे थोड़ा मैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा। जितने लंबे समय तक रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें आएगा, तो परमानेंट हो। ठीक है ना? अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हटाने का एक तरीका है, मारो, थोड़ा मारो पूरा पटको, या गर्म करो उसको स्ट्रांगली, तभी उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से हटा दो, अब वो खुद भी मैग्नेट हो गया, वो दूसरे को मैग्नेट बना देगा। तो हमको जब मैग्नेट बनाना होता है तो क्या करते हैं, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सबको ले जा करके मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना जानते हैं ना, वायर को कच्चा लोहा पे लपेट के हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं कि नहीं, पढ़े हो ना 10th में? हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे और उसी के मैग्नेटिक फील्ड में इसको ले जाके रख देंगे, हो गया परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, तो सॉलिड है, ज़्यादातर तो मेटल है, यही ना एक है, इसके क्रिस्टल में डिफेक्ट जरूर होगा,
ठीक है ना, इसमें नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स होगा इसमें, इसीलिए इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, नहीं तो कंपाउंड में मैग्नेटिक कैरेक्टर जल्दी नहीं आता है। आई बात समझ में? तो ये सब तो मेटल है, बताए थे मेटालिक बॉन्डिंग होता है, मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग होगा ना, कैसे होता है कल ही बताए थे। तो जब मेटालिक बॉन्डिंग होगा तो सारा मेटल का तो पोजीशन फिक्स है, उसमें सारा मेटल का पोजीशन फिक्स है ना। ये तो एक तरह से क्योंकि सब तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें ये सब का पोजीशन, आयरन के हर पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है, आयरन के हर एटम का पोजीशन फिक्स है, कोबाल्ट के हर एटम का पोजीशन फिक्स है, ठीक है ना। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन है, कुछ आयंस जो है आपस में अरेंज हो जाता है, अरेंज होकर के छोटा छोटा मैग्नेट का काम करता है। जब आयरन ऐसे रखा रहता है उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसमें हर एटम एक मैग्नेट का काम कर रहा है, हर एटम एक मैग्नेट है। लेकिन अभी क्या है, सारे का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अरेंज है इधर उधर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। आई बात समझ में? कुछ क्लॉकवाइज में है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में है, कोई बायां दायां इधर उधर सब है, ने सबका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर में नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल हो गया, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म है ना, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे हो जाएगा, सारा पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा। सारे का स्पिन सेम डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। पहले क्या करता है कि इसके अंदर जो बहुत सारा है ना एटम आयंस है, वो दो चार आयंस आपस में अरेंज होकर के एक ग्रुप बना देता है, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डोमेन, उस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। और हर डोमेन जो है एक मैग्नेट का काम करता है, हर डोमेन जो है मतलब जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब क्या करता है, अपना एक ग्रुप बनाता है छोटा छोटा, 2 4 5 एटम का, और वो हर ग्रुप जो है एक छोटा टीनी मैग्नेट का काम करता है। लेकिन सब ये जो डोमेन का जो अरेंजमेंट है जैसे तैसे है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंजमेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं है, सब एक दूसरे को अपोज कर रहा है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया। लेकिन जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जैसे ही उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, सब इधर अरेंज हो गया। इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट, डोमेन का पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो ये क्या हो गया, पैरेलल अरेंजमेंट हुआ। समझ में आया? इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, strongly attracted towards magnetic field। towards magnetic field क्या है, strongly attracted होता है। और एक बार जब हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकाल देंगे तो भी इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये सब हुआ परमानेंट मैग्नेट हुआ, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, स्ट्रांगली रिपेल्ड होता है, स्ट्रांगली रिपेल्ड, ठीक है, स्ट्रांगली रिपेल्ड है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रांगली रिपेल्ड। आई बात समझ में? स्ट्रांगली रिपेल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेम पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन जो है सेम क्वांटिटी में। ये अभी सारा पैरेलल डोमेन है, एक ही डायरेक्शन में हो गया, अब हो जाएगा
अब इसका जो अरेंजमेंट होगा, एक पैरेलल होगा, दूसरा एंटी पैरेलल, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी में सब एक दूसरे कैंसिल कराइए, इसको ये इसको। पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया तो रिपल्सन, जैसे यहाँ डायमेंशन में रिपल्सन हो रहा था, पेयरिंग होने के बाद, है ना, अनपेयर्ड होने से अट्रैक्शन हो रहा था, इसमें भी अनपेयर्ड था तो अट्रैक्शन हो रहा था। और पेयर्ड हो गया डोमेन, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो रहा था, यहाँ डोमेन का पेयरिंग हो रहा है। डोमेन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ आयन विच एक्ट्स एज ए टीनी मैग्नेट, ठीक है। आया बात समझ में? हाँ, तो जब वो एक पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, और पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन सेम क्वांटिटी में होगा, तब वो क्या हो जाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आया? हाँ। अब तीसरा आता है एंटी फेरी मैग्नेटिज्म। एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बीच में आएगा, इस दोनों के बीच में मॉडरेटली अट्रैक्ट करेगा। ये जो एंटी फेरी मैग्नेटिज्म क्या है? मॉडरेट अट्रैक्शन, मॉडरेटली अट्रैक्टेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है Fe3O4। Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर हुआ, Fe3O4, ठीक है। उसके बाद है MgFe2O4, MgFe2O4, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हो गया। और है ZnFe2O4, ZnFe2O4, ये सब एग्जाम्पल हो गया एंटी फेरी मैग्नेटिज्म का, ठीक है। मॉडरेटली अट्रैक्ट करता है, मतलब इतना इसके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है। इससे थोड़ा मतलब मॉडरेट है, वीक भी नहीं है, इसके जैसा वीक भी नहीं है और इसके जैसा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो बीच में आ गया, मॉडरेट हो गया। इसमें क्या होता है कि पैरेलल एंटी पैरेलल जो होता है अनइक्वल नंबर में होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो पैरेलल हो गया ना, हाँ, तो एक जो है एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है, हाँ। अनइक्वल क्वांटिटी में पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है ना। अनइक्वल क्वांटिटी में पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। आई बात समझ में? तो जिस कारण जो है इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। सो इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इन दिस वे योर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट gets over. Now it's time to practice. Go through and practice it properly. ठीक है, उसके बाद जो भी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हो। क्लियर?